दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन महाकुंभ 2025 दोस्तों प्रयागराज की पावन भूमि पर आयोजित होने जा रहा है महाकुंभ 2025, जिसमें सारी ऊर्जा प्रयागराज की पावन धरती पर उतर आई है। कुंभ पर्व केवल सागर के मंथन की यात्रा नहीं है, वह स्वयं के मंथन की यात्रा है। वह केवल अमृत मंथन की यात्रा नहीं है, यह आत्मा के मंथन की यात्रा है। जब जब पुण्य फले तब तब महाकुंभ चले, इस भाव से सबको निमंत्रण है। प्रयागराज की पावन धरती पर महाकुंभ 2025 हमारे जीवन को बदलने वाला है, तो क्यों ना इस पावन धरोहर पर, पावन धरती पर हम भी अपने कदम रखें और त्रिवेणी के संगम पर स्नान करके पुण्य को फले फूलें। इस बार महाकुंभ भव्य, दिव्य और विशाल होने वाला है। विष्णु पुराण के मुताबिक जब बृहस्पति मेष राशि में और सूर्य मकर राशि में होता है, तब कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित होता है। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक प्रमुख धार्मिक पर्व है, जो हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से शुरू होने जा रहा है, जो कि 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में चलेगा। इस भव्य और दिव्य महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कुंभ में अमृत स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ के दौरान विशेष रूप से पवित्र नदियों में स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है। अमृत स्नान कुंभ मेले की मुख्य विशेषता है। यह स्नान साधु संत, महात्मा, अन्य यात्रियों के लिए एक विशेष अवसर लेकर आने वाला है। कुंभ मेले के अमृत स्नान को पुण्य स्नान भी कहा जाता है, क्योंकि इसे करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। यह एक प्रकार का भक्ति और समर्पण का साधन है, जहां व्यक्ति अपने जीवन के सभी दुख और कठिनाइयों को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करता है। यदि आप भी भगवान में लीन होना चाहता है, आत्मा को परमात्मा में मिलाना चाहते हैं, तो एक बार प्रयागराज की इस पावन धरती पर कदम जरूर रखिए और त्रिवेणी संगम पर स्नान करके मोक्ष को प्राप्त होइए। क्या पता जाने अनजाने में किए गए कर्म का कौन सा दोष जीवन को लग रहा हो, जिसका निवारण यहाँ पर हो जाए। कुंभ मेले का अमृत स्नान न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और आस्था का एक सुंदर उदाहरण है। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का महत्व सबसे ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि प्रयागराज सबसे प्राचीन शहरों में से एक है और यहाँ विशेष रूप से 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है। माँ गंगा, माँ यमुना और अदृश्य माँ सरस्वती के संगम यानी मिलन बिंदु को त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। जब आप बोट में बैठकर, नाव में बैठकर त्रिवेणी संगम पर जाएंगे तो आप माँ गंगा और माँ यमुना के दर्शन कर पाएंगे, लेकिन माँ सरस्वती वहाँ पर विलुप्त है, अदृश्य रूप से चलती है, तो वहाँ पर उनके दर्शन तो आपको नहीं हो पाएंगे। लेकिन वहाँ पर ऐसा महसूस करें कि माँ सरस्वती आपके सामने स्वयं है और तीनों के संगम से त्रिवेणी है, तो वाकई में आप माँ सरस्वती के दर्शन कर पाएंगे। क्योंकि जल सिर्फ माँ गंगा और यमुना का दिखाई देता है, लेकिन महसूस माँ सरस्वती भी होती है, क्योंकि अदृश्य रूप से चलती है यह माँ। पवित्र त्रिवेणी संगम पर स्थित होने की वजह से इस स्नान को प्रयागराज कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार प्रयागराज तीर्थ राज है, यानी सभी तीर्थों का राजा प्रयागराज है। प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ मेला, हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ मेला और 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी 2025 के महाकुंभ में आना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो में महाकुंभ के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलने जा रही है।
जैसे जैसे आप प्रयागराज की ओर मन बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपके लिए और रुचि बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ के अदृश्य और दृश्य सभी भव्य तीर्थों का हम आपके लिए दर्शन कराने वाले हैं। लेकिन आपके मन में एक जिज्ञासा ये भी उत्पन्न हो रही होगी कि प्रयागराज महाकुंभ कैसे आ जाए, किस प्रकार आया जाए। यदि ट्रेन से आते हैं तो कहाँ पर उतरेंगे और कैसे पहुँचेंगे, कितना खर्चा आएगा, सब कुछ बताएंगे। खाने पीने की क्या क्या सुविधा रहेगी, एकदम सस्ते में आप कहाँ रुक सकते हैं और टेंट बुकिंग कैसे कर सकते हैं। साथ ही महाकुंभ के अलावा प्रयागराज में आप एक दिन में कहाँ कहाँ पर घूम सकते हैं, अमृत स्थान की स्नान की तिथियाँ कौन कौन सी है, महक में घूमने का कितना खर्चा आएगा, ऐसी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि आप अपने टाइम पास के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को यहीं छोड़कर कोई अच्छी सी दूसरी वीडियो देखिए। ये वीडियो उन भक्तों के लिए, उन श्रद्धालुओं के लिए है जो प्रयागराज में रुचि रखते हैं, इस मेले में रुचि रखते हैं और वह भी मोक्ष को प्राप्ति करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको महाकुंभ 2025 की संपूर्ण जानकारी मिलने जा रही है। साथ ही वीडियो को आप एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही काम की जानकारी मिल सके सबसे पहले। महाकुंभ 2025 से रिलेटेड हर एक वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। यह महाकुंभ 45 दिन तक चलने वाला है दोस्तों। इसमें मुख्य 5 अमृत स्नान पड़ेंगे जिनका एक अलग ही महत्व है। कहते हैं इन मुख्य स्नान के पर्व पर देवता स्वयं स्नान करते हैं त्रिवेणी के संगम में। हर दिन यहाँ पर आपको 3 से 4 करोड़ लोग देखने को मिल सकते हैं और इतने सारे श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ मेला क्षेत्र को 25 अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है और इतने सारे लोग एक ही जगह पर गंगा स्नान तो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए 7 पक्के स्नान घाट भी बनाए गए हैं और साथ ही कुंभ मेले का क्षेत्रफल 3200 हेक्टेयर से बढ़ाकर इस बार 4000 हेक्टेयर किया गया है, जहां पर कल्पवासियों के लिए तंबू बने हुए हैं और यहां पर मेले के दौरान कई कथावाचक मौजूद होंगे जो कथा करेंगे। उनके लिए पंडाल बने हुए हैं, वो लोग उनमें रहेंगे। लोगों के खाने पीने की, सोने की और शौचालय की व्यवस्था भी रहेगी। बहुत सारी चीज़ों की फ्री में सेवा रहेगी। अगर आपको लग रहा है कि यह कोई छोटा मोटा कुंभ है तो आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इस महाकुंभ को हैंडल करने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए 50,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। सिर्फ पुलिसकर्मी, फिर वायुसेना के जवान अलग, थल सेना के जवान अलग और फिर मिलिट्री के कमांडोज अलग, पैरा कमांडो अलग, कुछ ऐसे अलग अलग तरह के हर फील्ड के जवान वहां पर मौजूद रहेंगे। कदम कदम पर सिक्योरिटी की पूर्ण व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी यात्री को 1% भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े और जब वह प्रयागराज की पावन धरती पर कदम रखे तो उसे ऐसा महसूस ना हो कि भाई गलत जगह आ गए, क्योंकि यह पर्व भारत देश के भक्तों का ही नहीं है, यह पूरे विश्व का पर्व है। इसमें देश विदेश से भी श्रद्धालु आएंगे, उनका भी स्वागत किया जाएगा और जब आप पहुंचेंगे तो आपका भी स्वागत होगा, क्योंकि यहाँ पर हेलीकॉप्टर से भी फूल बरसाए जाएंगे। हर एक श्रद्धालु के ऊपर समय समय पर भव्य आरतियां देखने को मिलेंगी, साधु संत महात्माओं के दर्शन देखने को मिलेंगे। यदि आपने अभी तक किसी कथावाचक को सिर्फ टीवी पर ही देखा और सुना है और आपके मन में यह जिज्ञासा है कि कभी इनकी कथा को हम स्वयं जाकर पंडाल में बैठकर सुने, तो दोस्तों ये मौका सुनहरा है आपके लिए, क्योंकि इस प्रयागराज के महाकुंभ मेले में वह सभी कथावाचक आएंगे जो ऑनलाइन आप टीवी पर देखते हैं, वह सभी कथा करेंगे। आपको किसकी कथा सुननी है, सबकी आपको यहाँ मिलेगी। ये
हेक्टेयर्स छोटा वोटा नहीं है, 4000 हेक्टेयर्स जो वर्ग एरिया है। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा एरिया है इस मेला के लिए। यहाँ पर 22,000 से ज़्यादा सुरक्षा कर्मचारी होंगे। इसके अलावा कई एनजीओ अपनी सेवा प्रदान करेंगे। इस पूरे संगम को साफ सुथरा रखने के लिए पल पल एक एक व्यक्ति की नज़र एक एक व्यक्ति पर रहेगी। तो आप यहाँ पर गंदी वाड़ा बिल्कुल ना करें। यदि आ रहे हैं तो अपनी थाली अपना बैग लेकर चलें। मतलब कि आपके पास जो भी सामान है उसकी स्वयं सुरक्षा करें और यहाँ वहाँ गंदी वाड़ा ना करें। जैसे प्लास्टिक फेंक दिया, कहीं बोतल फेंक दी, कहीं कपड़े छोड़ दिए, नए कपड़े पहन लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और प्लास्टिक मुक्त जब ये महाकुंभ है तो आप भी इसको प्लास्टिक मुक्त रखें और जितना हो सके साफ सुथरा बनाए रखें, क्योंकि यह सिर्फ हमारा ही पर्व नहीं पूरे विश्व का पर्व है। तो इसे इस हिसाब से मनाएं कि हमारी एक गंदगी फैलाने से कितना बड़ा दोष हमें लग सकता है और किसी सामने वाले की नज़रों में हम कितने ऊंचे और कितने नीचे गिर सकते हैं। दोस्तों, अपनी सेवा हर एक व्यक्ति कोई ना कोई कहीं प्रदान जरूर करेगा। इस पार से उस पार आने जाने के लिए गंगा यमुना की जलधारा पर 30 पीपा पुल का निर्माण किया गया है। यह मेला न केवल भारत के लिए बल्कि विदेशों से आने वाले लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण का अवसर है। विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं मोक्ष को पाने के लिए। ऐसे में प्रशासन ने इस भव्य आयोजन को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने के लिए अलग अलग रास्ते निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, जब आप प्रयागराज आने का मन बनाएं या फिर आएं तो घर से निकलने से पहले अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी जरूर रख लें और ओरिजिनल भी है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास आपका पहचान पत्र होना जरूर है। क्योंकि जैसे ही आप इस कुंभ मेले में एंट्री करेंगे तो आपकी चेकिंग की जाएगी, आपके सामान की चेकिंग की जाएगी। यदि आप अपने किसी पर्सनल वाहन से आ रहे हैं तो उसके सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। जैसे गाड़ी के पूरे कागजात होने चाहिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए पक्का वाला। इसके बाद में वायु प्रदूषण वाला जो पॉल्यूशन वाला रहता है और एयर पॉल्यूशन वाला वो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। गाड़ी में किसी भी तरह की टूट फूट या कोई ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिससे किसी को भी क्षति पहुंचे। कोई ऐसा सामान ना लाए जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो सके या फिर किसी को भी उससे दिक्कत हो सके, अन्यथा आपकी गाड़ी जब्त भी करी जा सकती है। क्योंकि पूरी गाड़ी को चेक किया जाएगा, आपको चेक किया जाएगा, आपके सामान को चेक किया जाएगा, तभी आपको कुंभ मेले के अंदर एंट्री दी जाएगी। वहाँ पर जैसे आपको चेक किया जा रहा है तो अन्य श्रद्धालुओं की सुरक्षा का भी जिम्मा हमारी भारत सरकार के ऊपर है। तो ऐसे सभी को चेक किया जाएगा तो वहाँ पर हर एक व्यक्ति को किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े, इसका विशेष वहाँ की योगी सरकार ने विशेषकर ध्यान दिया है, मोदी सरकार ने ध्यान दिया है। हर एक व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने के लिए अलग अलग रास्ते निर्धारित कर दिए गए हैं। प्रयागराज शहर के चारों ओर यातायात का प्रबंधन इस तरह से किया गया है कि लोगों को किसी भी तरह की समस्या का सामना करना नहीं पड़े। प्रशासन ने शहर के अलग अलग हिस्सों में पार्किंग की व्यवस्था भी की है, जिससे कि श्रद्धालु अपनी गाड़ियों को सुरक्षित स्थान पर रख सके। विशेष रूप से पीक डेज यानी अमृत स्नान वाले दिनों में जब सबसे ज़्यादा भीड़ रहेगी तब श्रद्धालुओं को केवल 1 से 5 किलोमीटर तक पैदल चलना होगा और बाकी के अन्य दिनों में आपको सिर्फ 1 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चलना नहीं पड़ेगा। सिर्फ महाकुंभ आने वाले लोगों के लिए पूरे देश भर से 3000 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें सहित 13000 से ज़्यादा ट्रेन चलाई जाएगी।
पूरे देश भर में 3000 और पूरे विश्व से जहाँ से भी ट्रेन आ सकती है वहाँ से 13,000 नई ट्रेनें चलाई जाएगी, ताकि साधन का भी अभाव ना हो और आपको किसी भी तरह से दिक्कत ना आए। किसी भी व्यक्ति के मन में, चाहे वह भारत का हो, फिर चाहे विश्व का हो, विदेश का हो, कहीं से भी हो, उसके मन में ऐसा ख्याल ना आए कि भाई मेरे टिकट नहीं हो रहे हैं, मेरे ट्रेन के टिकट नहीं हो रहे, मेरे प्लेन के टिकट नहीं हो रहे। तो हर जगह से फ्लाईओवर या फिर रेलवे स्टेशन ऐसी व्यवस्था की गई है कि आप यदि मन बनाए तो आपको आने के लिए वेलकम है। प्रयागराज में 7,000 बस भी महाकुंभ के लिए अलग से चलाई जाएगी। कुंभ में आने जाने के लिए आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो अब आप यदि अपना पर्सनल वाहन लेकर आ रहे हैं तो आप किसी भी पार्किंग में आराम से रख सकते हैं निसंकोच होकर, क्योंकि हर एक पार्किंग में एक शुल्क लगा रहेगा। उस शुल्क को आप, सबसे बढ़िया अच्छी बात यह है कि उसे फास्ट टैग की सहायता से भी कट दे सकते हैं या कटवा सकते हैं। जैसे कि हमारा टोल लगता है, तो इसी प्रकार फास्टैग की सहायता से आपका वहाँ पर जो शुल्क है वो लग जाएगा। सिर्फ 2 ही पहिया वाहन जैसे साइकिल या मोटरसाइकिल का जो भी वहाँ पर शुल्क है वो कैश में लेन देन रहेगा, या आप किसी भी सोशल मीडिया ऐप से दे सकते हैं। अदरवाइज आपका जैसे जो भी 4 व्हीलर है तो वो फास्टैग से ही आपका शुल्क लग जाएगा। तो आपको कहीं भी किसी भी तरीके से इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रयागराज कैसे पहुंचा जाए? देखिए, प्रयागराज में काफ़ी सारे रेलवे स्टेशंस बने हुए हैं, जैसे जैसे प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज रामबाग, प्रयाग संगम, नैनी जंक्शन, प्रयाग छिबकी जंक्शन, दारागंज, सुबेदारगंज, बमरोली, काफा या मऊ जंक्शन और झूसी। अगर आपके यहाँ से इन रेलवे स्टेशन तक ट्रेन आती है तो आप इनमें से कहीं पर भी आ सकते हैं, जो कि त्रिवेणी संगम से 7 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही है। वैसे सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज सिवकी, प्रयागराज रामबाग और प्रयागराज संगम, यह नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। तो आपके लिए डायरेक्ट ट्रेन यदि प्रयागराज जंक्शन के लिए ना मिलते हुए प्रयागराज छिबकी, प्रयागराज बामरोली, प्रयागराज रामबाग, छिबकी कहीं पर भी मिल जाए तो निसंकोच होकर आइए। हमने आपके लिए बता दिया, हर एक रेलवे स्टेशन प्रयागराज से अधिकतम 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो प्रयागराज के लिए इंडिया के सभी मुख्य रेलवे स्टेशनों से रेल कनेक्टिविटी इजली ओवरवेल है, तो आप बाय ट्रेन यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। रेलवे स्टेशन तक आने के बाद संगम तक पहुंचने के लिए आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से ही रिक्शा मिल जाएंगे, छोटे छोटे ई रिक्शा मिल जाएंगे, टैक्सी मिल जाएगी और या फिर छोटी बसें मिल जाएंगी, मिनी बस, 4 व्हीलर मिल जाएंगी। तो आपको जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। और ई रिक्शा का किराया आपको बस 15 से 20 रुपये, 30 रुपये से ज़्यादा नहीं लगेगा। यहाँ पर रहने की क्या सुविधा रहेगी? तो दोस्तों, जैसे ही आप आएंगे तो आपको टेंट बुकिंग की व्यवस्था भी कर दी गई है। अगर आप टेंट बुकिंग करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन इन 6 में से किसी भी एक वेबसाइट पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। इन 6 कंपनियों को ही यूपी सरकार की ओर से महाकुंभ में टेंट लगाने का टेंडर मिला है, तो आप टीसी के टेंट भी बुक कर सकते हैं। इन टेंट सिटी में टेंट बुकिंग के लिए आपको एक से बढ़कर एक पैकेज मिल जाएंगे। अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आप कोई भी पैकेज सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको रेलवे स्टेशन से या एयरपोर्ट से पिकअप और ड्रॉप की फैसिलिटी के साथ ही लंच डिनर तक की फैसिलिटी भी मिल जाती है। लेकिन इन टेंट के चार्जेस की शुरुआत एक दिन के लिए 8 से 10 हज़ार तक हो सकती है, जिनमें सेमी डिलक्स, लक्स और लग्जरी लक्स कॉन्टेजेंस शामिल हो सकते हैं। वहीं फॉर्मेटिक के लिए 15,000 से आप ऑनलाइन होटल बुक भी कर सकते हैं।
अगर आपका बजट टेंट या महंगी होटल बुक करने का नहीं है तो आप छोटी छोटी होटल भी बुक कर सकते हैं जिनका 500, 1000, 2000, 3000, 5000 ऐसा भी किराया है। तो आप जैसे ही सर्च करेंगे कि प्रयागराज होटल तो आपके लिए बहुत सारी मिल जाएगी। आप जब भी किसी से बात करें कॉन्टैक्ट नंबर से तो एक बार उनसे रूम का फ़ोटो मंगवा लें, क्या क्या सुविधा मिलेगी ये मंगवा लें। साथ ही प्रयागराज संगम या त्रिवेणी जो मेला है वो उस होटल से कितनी दूरी पर है, कितना किलोमीटर है वह भी चेक करवा लें। साथ ही कितना चार्ज लगता है ये भी कंफर्म करा लें। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां से एक चार्ज बहुत ज़्यादा लगता है। जो लोग 8 से 10 दिन के लिए आ रहे हैं उनको बार बार आने जाने में एक खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो एक बार कंफर्म जरूर करा लें। अगर आपका बजट टेंट या महंगी होटल बुक करने का नहीं है तो प्रयागराज में काफ़ी सारी सस्ती और अच्छी धर्मशालाएं भी बनी हुई है। इनमें भी आप अपनी रहने की सुविधा का बंदोबस्त कर सकते हैं और यह धर्मशालाएं संगम के नज़दीक में ही मिल जाएगी आपको, तो आपको और भी सुविधा मिल जाएगी। अगर आपका बजट बिल्कुल भी नहीं है, आपको रूम नहीं मिल रहा है या फिर आपको होटल नहीं मिल रही, धर्मशाला भी नहीं मिल रही या फिर टेंट भी नहीं मिल रहा, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर प्रशासन की ओर से महाकुंभ में अलग अलग जगहों पर रैन बसेरा शिविर की सुविधा भी उपलब्ध रही है। यहाँ पर आप सिर्फ अपना आधार कार्ड दिखा करके बिल्कुल निःशुल्क फ्री में आराम से रह सकते हैं। अगर आप मेला परिसर में टेंट में रहना चाहते हैं और कल्पवास करना चाहते हैं तो आप यहाँ डायरेक्ट पहुँचकर किसी पंडित से जिन्होंने यहाँ पर टेंट लगाया है उनसे बात कर सकते हैं और जो भी वह अमाउंट चार्ज करें आपके बजट में है तो आप उससे अपना हिसाब से करके बात करके उसमें रैन बसेरा भी कर सकते हैं। संगम के आसपास ही टेंट बुकिंग करना है आपके लिए, ये ध्यान रहे। होटल बुकिंग करें या अगर त्रिवेणी संगम के पास आपको टेंट बुकिंग नहीं हो पाती है तो आप होटल सिर्फ रामबाग या रेलवे स्टेशन रोड पर ही लेना, क्योंकि जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वह सभी रामबाग से 2 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही उपलब्ध रहेगी। महाकुंभ का आयोजन अत्यधिक भव्य और ऐतिहासिक होने जा रहा है। महाकुंभ जो भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु देश विदेश से स्नान करने आते हैं और मोक्ष तथा पुण्य की डुबकी लगाते हैं। इस महापर्व में आस्था की डुबकी लगाने का हर एक स्नान विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इन्हें धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही पवित्र और लाभकारी माना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाकुंभ में स्नान की तिथियां ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर तय होती है और हर एक स्नान के पीछे एक धार्मिक मान्यता जुड़ जाती है। इसमें पहला स्नान पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 को शुरू होने जा रहा है। इसमें 13 जनवरी को महाकुंभ का आगाज होगा। अगले दिन मकर संक्रांति 14 जनवरी को 2025 को होने वाला यह स्नान महाकुंभ का प्रथम अमृत स्नान होगा। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करना अत्यधिक पुण्यकारी होगा। फिर अगला स्नान मौनी अमावस्या यानी कि 29 जनवरी 2025 को होगा। यह महाकुंभ का सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य स्नान माना गया है। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करना अत्यधिक पुण्यकारी होगा, जब सबसे ज्यादा श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगाएंगे। और इस दिन मौन रहकर इस दिन स्नान करने को कहते हैं। मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि कहा भी जा रहा है कि इस दिन 6 से 7 करोड़ श्रद्धालु आने की संभावना है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने उस दिन 10,000 श्रद्धालुओं के रुकने, ठहरने, स्नान करने की व्यवस्था की है। साथ ही हर दिन 1 लाख पार्किंग की व्यवस्था भी की है। मतलब 1 लाख गाड़ियों को आप पार्क कर सकते हैं प्रतिदिन हर एक पार्किंग के अंदर। तो सोचिए कितनी बड़ी व्यवस्था होगी, जबकि ऐसी 100 पार्किंग बनाई गई है। फिर अगला स्नान 3 फरवरी 2005 को होगा। बसंत पंचमी का दिन रहेगा। इस दिन का स्नान खास तौर पर ज्ञान और बुद्धि की देवी मां सरस्वती को समर्पित होता है। वहीं माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 के दिन
संगम में स्नान करने पर व्यक्ति को जीवन में पूर्णता और शांति की प्राप्ति मिलती है। और आखिर में महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी 2025 को होगा। यह दिन भगवान शिव की आराधना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी स्नान के साथ कुंभ का समापन हो जाएगा। एक बात का आप ध्यान रखें कि जब आप जिस दिन अमृत स्नान करने आए उससे एक दिन पहले सारे प्राइवेट और पब्लिक व्हीकल की एंट्री बंद हो जाएगी। तो अगर आप अमृत स्नान के पर्व पर कुंभ में आना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपको एटलीस्ट किसी भी एक अमृत स्नान के 1 से 2 दिन पहले पहुंचना होगा। अगर आप 14 जनवरी को स्नान करना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट 12 या 13 जनवरी को सुबह ही या दोपहर तक यहाँ कुंभ मेले में पहुँच जाएं। अन्यथा आपके जो भी वाहन हैं उनको अंदर इंटर नहीं किया जाएगा, तो एक आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। पार्किंग में तो आप रख ही सकते हैं, लेकिन पार्किंग के अलावा भी अंदर भी वाहन आएंगे तो उन वाहन को बंद कर दिया जाएगा या पब्लिक व्हीकल से महाकुंभ मेला परिसर तक पहुंच सकें। अब आपको कुंभ की विशेष तिथियों और स्नान पर्व के बारे में तो पता चल गया दोस्तों, लेकिन यहाँ कुंभ लगाया क्यों जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है, आइए जानते हैं। हमारे देश की आबादी का इस समय 140 करोड़ है, लेकिन जरा अंदाजा लगा ये कि आज से 200 साल पहले कितने लोग कुंभ में आते थे। साल 1796 के कुंभ मेले में 25 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई थी। उस समय इलाहाबाद पर अंग्रेजों का कब्जा था और इस मेले में आई फीड को देखने के बाद अंग्रेजों ने प्रयागराज में डुबकी लगाने पर टैक्स लगा दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में हमें पता चलता है कि साल 1806 में कंपनी ने हर व्यक्ति पर 1 रुपये का टैक्स लगा दिया था और उस समय 1 रुपये में एक आदमी के पूरे महीने का जीने का खर्चा चल जाता था। वहीं पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऋषि दुर्वासा ने सभी देवताओं को श्राप दे दिया था। इससे देवताओं की शक्तियां चली गई। देवताओं की कमजोरी का फायदा उठाकर राक्षसों ने स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया। फिर जब ब्रह्मा जी के पास देवताओं ने मदद की गुहार लगाई तो ब्रह्मा जी ने अमृत पान करके अपनी शक्तियों को वापस पाने की सलाह दी। लेकिन यह काम करने में मुश्किल यह थी कि उसे पाने के लिए देवताओं को राक्षसों की मदद लेनी थी। फिर देवताओं ने भी यही किया। उन्होंने राक्षसों को मदद लेकर बदले में आधे अमृत को देने की बात कही और सभी राक्षस इस डील को मान गए। होती है कि अमृत की खोज में समुद्र मंथन की शुरुआत, बड़ी मेहनत के बाद समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई। लेकिन जैसे ही अमृत निकला, देवता और राक्षस दोनों में अमृत को पूरा हड़पने की होड़ मच गई। इसके बाद देवता राक्षसों की आंख में धूल झोंककर अमृत पाने में कामयाब हो गए और वह अमृत लेकर दौड़ पड़े। राक्षसों ने भी हार नहीं मानी और पूरे 12 दिनों तक उनका पीछा किया। इसी भागने भागने में कलश से 4 अमृत की बूंदें स्वर्ग से धरती पर गिर गई। माना जाता है कि यह बूंदें हरिद्वार की गंगा नदी में, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में, उज्जैन में शिप्रा नदी में और नासिक में गोदावरी नदी में गिरी थी। अब यह 4 बूंदें जहाँ जहाँ पर गिरी, आज वहीं पर कुंभ मनाया जाता है। और इतना ही नहीं, सिर्फ 4 बूंदें पृथ्वी पर गिरी और 8 बूंदें ये स्वर्ग में ही गिरी थी। तो इतना नहीं कि सिर्फ पृथ्वी पर ही प्रयागराज जैसे महाकुंभ मेले लगते हैं, स्वर्ग में भी कुंभ मेले लगते हैं। अब वहाँ पर देवता लोग उसका आनंद लेते हैं और जब धरती पर लगते हैं तो देवता और मनुष्य लोग, जीव जंतु, पशु पक्षी सभी इसका आनंद लेते हैं। और हर 12 साल के अंतराल में कुंभ मनाने के पीछे की कहानी ये है कि पौराणिक ग्रंथों में कहा जाता है कि देवताओं के 12 दिनों का अर्थ है मानव के 12 साल। इसलिए हर साल 12 और 3 साल के अंतराल पर चारों स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। और ऐसा कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के बाद जब कुंभ मेले का समय आता है तो यह नदियां वही अमृत का रूप धारण करती है जिनमें नहाने से लोगों के सभी पाप हमेशा हमेशा के लिए धुल जाते हैं और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। अब हम जानते हैं कि प्रयागराज की कौन कौन सी जगह घूमने लायक है। तो दोस्तों, यदि आप भी प्रयागराज घूमने के लिए आ रहे हैं, संगम में स्नान करना चाहते हैं, तो आप नाव में बैठकर त्रिवेणी संगम तक जाएं, दर्शन करें, स्नान करें
गंगा यमुना नदी सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर स्नान कर लें। फिर इसके अलावा आप किले में, अकबर के किले में घूम सकते हैं। यहाँ पर अकबर का किला भी है। फिर वहाँ पर अक्षय वट है, गुफा है अक्षय वट, जहाँ पर भगवान श्री राम और माता सीता ने निवास किया था। तो जब से ही कहा जाता है कि जो अक्षय वट है इसका एक भी पत्ता अभी तक नहीं गिरा है, क्योंकि माँ सीता ने इसको वरदान दिया था अमर और अजर होने का। तो जो जिसका क्षय नहीं होता हो वही अक्षय है। तो ये कि यहाँ पर आप ये भी दर्शन कर सकते हैं गुफा का। पातालपुरी में जा सकते हैं, बड़े हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं। यहाँ पर विश्व में कहीं नहीं, सिर्फ यहीं पर बड़े हनुमान जी लेटी हुई मुद्रा में हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप पूरे कुंभ मेले में घूम सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी तीर्थ स्थल हैं जहां पर आप दर्शन कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए पसंद जरूर आई होगी और आप इस जानकारी से संतुष्ट जरूर हुए होंगे। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आप भी इस महाकुंभ मेले में सम्मिलित होना चाहते हैं, प्रयागराज की पावन धरती पर अपने शुभ कदमों को रखना चाहते हैं? तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ में हर हर गंगे जय गंगे माँ जरूर लिखिएगा। ऐसी ही काम की जानकारी और महाकुंभ से संबंधित हर एक अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, और अपने दोस्तों परिवार रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी ये कंप्लीट जानकारी मिल सके, डॉक्यूमेंट्री मिल सके महाकुंभ से संबंधित। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय गंगे मैया।